हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्यम सर फिजिक्स क्लासेस। फ्रेंड्स, इस चैनल में हम आपको देते हैं किसी भी टॉपिक की सिंपल एक्सप्लेनेशन और नोट्स, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर फाइंड कर सकें, प्राप्त कर सकें। सो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे गॉसेस लॉ के बारे में। फ्रेंड्स, गॉसेस लॉ फाइंड करने से पहले हमें जानना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलरली पास होने वाली उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर के इक्वल होता है जिसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया हो। फ्रेंड्स, ऐसे फाइंड करने के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करने के लिए हमें दो टर्म्स की, दो क्वांटिटी की ज़रूरत होती है। एक होती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E और एक होती है द एरिया ऑफ सरफेस। अगर हमें किसी भी सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स फाइंड करना है तो उसके एरिया को हमें फाइंड करना पड़ेगा और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में उसे रखा गया है उसकी इंटेंसिटी को फाइंड करना पड़ेगा। और यदि वो सरफेस इंटेंसिटी के परपेंडिकुलरली रखा हुआ है तो सरफेस से लिंक्ड जो फ्लक्स होगा वो होगा E इंटू A। और यदि वो सरफेस कैपिटल E की डायरेक्शन से कुछ एंगल थीटा बनाते हुए रखा गया है तो उसका जो फ्लक्स होगा वो होगा EA कॉस एंगल। लेकिन फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले से फ्लक्स निकालने के लिए हमें एरिया और इंटेंसिटी पता होनी चाहिए। कई बार लेकिन ऐसी कंडीशन बन जाती है जब हमारे पास सरफेस जो होती है उसका एरिया हम फाइंड नहीं कर पाते। जैसे कि हमारे पास कोई भी शेप की एक सरफेस है, जैसे कि ये, तो क्या इस सरफेस का हम एरिया फाइंड कर सकते हैं? कर सकते हैं बाय द इंटीग्रेशन, बाय द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। बट हमें यदि टाइम ना दिया गया जाए तो कम से कम समय में बिना लंबी कैलकुलेशन के हम छोटे तरीके से, अच्छे तरीके से सिंपली इसका फ्लक्स कैसे फाइंड करें, तो उस फ्लक्स को फाइंड करने के लिए दिया गया था गॉसेस लॉ। गॉस लॉ की सहायता से, इसकी हेल्प से हम बिना इसका एरिया फाइंड किए और बिना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड किए ही इसका फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम सीखेंगे इस गॉसेस लॉ को नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। सो फ्रेंड्स, गॉस लॉ क्या कहता है? गॉसेस लॉ कहता है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई लिंक्ड विथ अ क्लोज्ड सरफेस ऑफ एनी शेप in an electric field is equal to the 1 upon epsilon 0 times the total charge q present within the surface। means phi की जो वैल्यू है 1 upon epsilon 0 into q की इक्वल होगी। फ्रेंड्स, ये लॉ हमें ये बताता है कि यदि कोई हमारे पास ऐसी सरफेस है जो टोटली क्लोज्ड है, टोटल क्लोज्ड सरफेस, जैसे कि कोई फुटबॉल हो सकती है, जैसे कि कोई क्यूब या क्यूबॉइड हो सकता है, कोई भी ऐसी सरफेस जो टोटल क्लोज्ड हो, ओपन नहीं होनी चाहिए। तो अगर ऐसी कोई सरफेस हमारे पास है और उस सरफेस के अंदर यदि क्यू चार्ज प्रेजेंट है तो उस सरफेस का जो टोटल फ्लक्स होगा वो होगा फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू। मीन्स हमें केवल उस चार्ज को ही यहाँ पे रखना पड़ेगा जो हमें उस क्लोज सरफेस के अंदर दिया गया है। और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू हमें मालूम होती है, जो कि होती है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। सो अगर हम जैसे ही यहाँ पे चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे उस सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स हमें फाइंड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई लिंक्ड विद अ क्लोज्ड सरफेस ऑफ एनी शेप, किसी भी शेप की क्लोज्ड सरफेस से लिंक्ड जो फ्लक्स होता है जो कि कहाँ रखा हुआ हो, इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ हो, इज इक्वल, तो उसकी वैल्यू होती है इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम्स द टोटल चार्ज क्यू प्रेजेंट विद इन द सरफेस। उस सरफेस के अंदर जो उसका टोटल चार्ज, जितना भी उसके अंदर टोटल चार्ज होगा उस चार्ज के 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम होता है। मीन्स फाई की जो वैल्यू होती है 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 टू क्यू होगी। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेक्शन में हम इस लॉ को प्रूफ करेंगे। सो फ्रेंड्स, लास्ट सेक्शन में हमने सीखा गॉसेस लॉ क्या होता है। अब इस सेक्शन में हम सीखेंगे उसका प्रूफ कैसे करेंगे। तो गॉसेस लॉ को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पर हम जाएंगे, जिससे हमें ये मालूम चलेगा कि हमारे पास होनी चाहिए एक क्लोज्ड सरफेस। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई क्लोज्ड सरफेस है, तो हम यहाँ पे एक क्लोज्ड सरफेस जैसे कि कोई स्फीयर है उसे ले लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक स्फीयर है S, जिसका सेंटर है O और जिसकी रेडियस है स्मॉल r। तो इस स्फीयर की अगर हम बात करें तो ये हमारा एक क्लोज्ड सरफेस स्फीयर होगा। मान लेते हैं ये एयर में रखा हुआ है, इन अ मीडियम ऑफ एयर में रखा हुआ है।
अगर हम ये कहें कि इस सरफेस पर टोटल चार्ज क्यू है, मान लेते हैं सरफेस के अंदर पॉइंट ओ पर प्लस क्यू चार्ज, टोटल चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है, तो होगा ये कि इस सरफेस से लिंक्ड कुछ ना कुछ फ्लक्स जरूर बनेगा। हमें जानना है कि वो फ्लक्स कितना होगा। वैसे तो हमें मालूम है कि वो फ्लक्स की वैल्यू होती है 1/ε0 लेकिन इसी को हम प्रूव करेंगे बाय द अपने फॉर्मूले से। सो फ्रेंड्स, इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हम ये मानकर चलें कि हमारे ओ पॉइंट पर जो प्लस क्यू चार्ज है वो एक पॉइंट चार्ज है, तो इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर इस स्फीयर की सरफेस पर अगर कोई पॉइंट पी हो तो इस पी पॉइंट पर हमें मिलेगी इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी कैपिटल ई, और जिसकी डायरेक्शन होगी ओ से पी की ओर, ओपी डायरेक्शन में। फ्रेंड्स, इसको प्रूफ करने के लिए अब हम ये मान लेते हैं कि पी पॉइंट से बाउंडेड एक स्मॉल एलिमेंट एरिया है। तो मान लेते हैं कि ये पूरे स्फीयर का एक स्मॉल एलिमेंट एरिया है जिसे हम ds से डिनोट करेंगे। तो अगर ये सरफेस S है तो उसका स्मॉल एलिमेंट एरिया जो होगा वो ds होगा। जो सरफेस एरिया होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। तो इस एरिया के परपेंडिकुलर यदि हम बात करें तो स्फीयर है, इसलिए इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो एरिया की डायरेक्शन होगी वो होगी ds, वो पैरेलल टू द ओपी डायरेक्शन होगी। मीन्स हम ये कह सकते हैं पैरेलल टू द ई के डायरेक्शन में होगी। सो फ्रेंड्स, हम ये मान लेते हैं कंसीडर एस इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r एंड सेंटर O, let plus q charge is placed at point O। सो फ्रेंड्स, हमने ये मान लिया है कि S हमारा एक स्फीयर है, स्फीयर के जो सरफेस होती है वो क्लोज्ड होती है और जिसकी रेडियस r है और जिसका सेंटर O है। अगर हम ये मान कर चलें कि इसकी सेंटर O पर प्लस q चार्ज रखा हुआ है, देन होगा ये कि इस पॉइंट चार्ज प्लस q की वजह से, तो अपन लिखेंगे ड्यू टू प्लस q चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P at the surface will be। देन फ्रेंड, हम ये जानते हैं कि अगर इसके सेंटर O पर प्लस Q चार्ज रखा हुआ है तो इससे R डिस्टेंस पर, मीन्स इसकी सरफेस पर एक पॉइंट जो P हमने लिया है, इस P पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, तो उसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/r², न्यूटन पर कूलाम। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट देंगे और इसकी डायरेक्शन होगी OP डायरेक्शन में, अलोंग OP। सो फ्रेंड्स, इस प्लस Q चार्ज की वजह से इसकी सरफेस के किसी पॉइंट P पर जो इंटेंसिटी वो हमने फाइंड कर ली है। अब हम बात करेंगे इसके स्मॉल एलिमेंट एरिया की, तो हम लेंगे लेट ds इज अ स्मॉल एलिमेंट एरिया बाउंडेड बाय पॉइंट P। हम ये मान लेते P पॉइंट से घिरी हुई एक स्मॉल एलिमेंट एरिया ds है, विच डायरेक्शन इज अलोंग OP, जिसकी डायरेक्शन कैसी है, O से P की ओर है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर कैसी है, हमेशा जो एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। किसी भी सरफेस पर, अगर हम स्फीयर की बात करें तो स्फीयर के किसी सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन उसकी रेडियस के पैरेलल ही होती है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि इसकी डायरेक्शन OP होगी। सो फ्रेंड्स, आगे का डेरिवेशन हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। सो फ्रेंड्स, लास्ट सेक्शन में हम आ गए थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तक, जिसमें हमने निकाल लिया था इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एट द सरफेस, जो कि हमें मिली थी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/r²। साथ में हमने स्मॉल एलिमेंट एरिया को भी कंसीडर किया था जिसकी डायरेक्शन OP के पैरेलल थी, मीन्स कैपिटल E की डायरेक्शन के पैरेलल थी। अब हम आगे निकालेंगे इस स्मॉल एलिमेंट एरिया ds से लिंक्ड फ्लक्स। सो फ्रेंड्स, हम लिखेंगे सिंस the direction
ऑफ ds एंड वेक्टर e इज पैरेलल। चूंकि हम ये देख सकते हैं कि कैपिटल E और जो स्मॉल एलिमेंट एरिया ds है दोनों की डायरेक्शन पैरेलल हैं, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ स्मॉल एलिमेंट ds, तो इस स्मॉल एलिमेंट ds से रिलेटेड या इससे लिंक्ड जो फ्लक्स होगा वो होगा विल बी, इसको हम मानेंगे d फाई, इसकी वैल्यू होगी। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो कहता है इंटेंसिटी इनटू सरफेस एरिया इज इक्वल टू फ्लक्स। तो हम इसी फॉर्मूले का यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसका फॉर्मूला होगा E इंटू डी एस। यहाँ पर जो डी एस है वो सरफेस एरिया होगा स्मॉल एलिमेंट का। ये चूंकि वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं E डॉट डी एस डॉट, तो अब हम इसको क्या लिखेंगे डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस। तो अब यहाँ पे ये है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट में ये होता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस एंगल, जहाँ एंगल दोनों वेक्टर के बिटवीन एंगल होता है। तो यहाँ पे ई वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ई है, डी एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड डी एस हुआ, और दोनों वेक्टर चूंकि डॉट प्रोडक्ट में है तो यहाँ पे आएगा कॉस एंगल। ये एंगल जो होगा वो होगा ई और डी एस के बिटवीन का एंगल। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये दोनों की जो डायरेक्शंस हैं वो पैरेलल हैं, मीन्स इनके बीच का जो एंगल है वो ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री, और हम ये जानते हैं कि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो डी फाई की वैल्यू आएगी ई डी एस। हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसे देंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, और एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से एक क्वेश्चन नंबर सेकेंड में ई की वैल्यू पुट करेंगे। तो लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इन सेकेंड, तो हमें मिलेगा डी फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये होगी हमारी ई की वैल्यू इंटू ये डी एस यहाँ पे ज्यों का त्यों रहेगा। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर थर्ड। फ्रेंड्स, ये हमारा इस स्मॉल एलिमेंट एरिया से लिंक्ड फ्लक्स आ चुका है। अगर हम क्या करें, इस टोटल सरफेस एरिया का यदि फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो हमें ऐसे सारे स्मॉल एलिमेंट एरिया को ऐड करना होगा। तो हम लिखेंगे नाउ टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ स्फीयर एस विल बी। तो जो पूरे स्फीयर से लिंक्ड जो हमारा फ्लक्स होगा जिसको हम फाई मानेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे जितने भी छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट एरिया हम ले रखे हैं सारे स्मॉल एलिमेंट एरिया को हमें से बहुत सारे निकालना पड़ेंगे और सबको ऐड करना पड़ेगा। तो हम इसको कर सकते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको ऐड करेंगे, सिग्मा डी फाई। मतलब ये कि सारे स्मॉल एलिमेंट एरिया से लिंक्ड जो फ्लक्स है उनका सिग्मा मीन सारे के फ्लक्स टोटल करेंगे तो हमें मिल जाएगा द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सरफेस। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, फाई इज इक्वल टू सिग्मा डी फाई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एस। फ्रेंड्स, हम ये जानते हैं कि इंटीग्रेशन और सिग्मा ये दोनों प्रोसेस केवल एडिशन के लिए बनाई गई, और इन प्रोसेस के द्वारा हम केवल उन्हीं क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं जो चेंजेबल होती हैं, मीन्स वेरिएबल होती हैं। यहाँ पे जो वेरिएबल क्वांटिटीज़ होंगी वो सिग्मा के अंदर होंगी, और जो वेरिएबल नहीं होंगी, जो कांस्टेंट वैल्यू होंगी, उसे सिग्मा से हमें बाहर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट वैल्यू है तो वो बाहर आएगी। क्यू वो चार्ज है जो हमने इस स्फीयर को पहले से दे रखा है, इस चार्ज की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी। रेडियस आर भी कांस्टेंट होगा क्योंकि जो स्फीयर हमने ले रखा है, स्फीयर ना तो छोटा बड़ा अपने आप हो नहीं सकता, तो उसकी रेडियस भी चेंज नहीं होगी, तो आर स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा। लेकिन यहाँ पे चेंज हो सकता है हमारा स्मॉल एलिमेंट एरिया, क्योंकि हो सकता है हम कहीं पर जो स्मॉल एलिमेंट एरिया ले रहे हैं इसके और भी एलिमेंट लेंगे हम, तो कोई एरिया बड़ा हो कोई एरिया छोटा हो तो वो हमारा चेंजेबल हो सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कह सकते हैं जो फाई की वैल्यू है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू ये जो सिग्मा डी एस है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जो डी एस है वो है एक स्मॉल एलिमेंट एरिया। सिग्मा का मतलब हुआ कि इसमें जितने एलिमेंट हैं सभी का टोटल। अगर हम सारे एलिमेंट को टोटल कर देते हैं, सारे एलिमेंट्स के एरिया को टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा एरिया ऑफ दिस स्फीयर। तो हम इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे होगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि किसी भी स्फीयर जिसकी रेडियस आर हो उसका टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे बता भी देंगे सिंस सिग्मा डी एस की जो वैल्यू है, सेंस सिग्मा डी एस की जो वैल्यू है वो होगी 4 पाई आर स्क्वायर, जिसे हम बोलेंगे एरिया
ऑफ स्फीयर। जैसे इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 4 पाई से यहाँ 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से यहाँ आर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ बचेगा 1/ε0 इंटू क्यू। फ्रेंड्स यही है हमारा गॉसेस लॉ। तो हम कह सकते हैं कि हमारा गॉसेस लॉ प्रूफ हो चुका है। इस प्रकार हमने गॉस लॉ को प्रूफ किया, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियोस देखने और पढ़ने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना